1971 में एक फ्लाइट को टेक ऑफ हुए कुछ टाइम ही हुआ था और फ्लाइट में बैठे हुए एक शख्स ने एयर होस्टेस को बुलाकर एक लेटर दिया। उस लेटर में कुछ लफ्ज लिखे हुए थे और उसने पूरे अमेरिका को परेशान कर दिया था। वो पैसेंजर कौन था और FBI आज भी उसको जिंदा या मुर्दा क्यों नहीं ढूंढ पाई? और ढूंढना तो दूर की बात है, अमेरिका की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी जर्रे बराबर भी इंफॉर्मेशन नहीं ढूंढ पाई। बात है 24 नवंबर 1971 की। ये कहानी स्टार्ट होती है पोर्टलैंड एयरपोर्ट से। एक शख्स जो दिखने में बिजनेसमैन लगता था, उसने पोर्टलैंड से सिएटल तक की टिकट बुक करवाई और सीधा जहाज में जाकर बैठ गया सबसे पीछे वाली सीट पर। और उस वक्त डोमेस्टिक फ्लाइट पर कोई सख्ती नहीं थी, यहाँ तक के लोगों की आइडेंटिटी भी वेरीफाई नहीं होती थी। ये नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन का जहाज बोइंग 727 था, जिसको सिर्फ 45 मिनट में पोर्टलैंड से सिएटल पहुंचना था। सनग्लासेस लगाए हुए एक ब्रीफकेस के साथ एक डैन कूपर नामी शख्स जहाज में अपनी पसंदीदा सीट पर जाकर बैठ गया, जो जहाज के सबसे पीछे वाली सीट थी। बैठने के बाद उसने अपने लिए एक ड्रिंक मंगाई और साथ ही साथ सिगरेट भी जला ली। यहाँ तक सब ठीक चल रहा था क्योंकि उस वक्त जहाज में सिगरेट पीना भी अलाउ था। फिर ठीक 2:58 पर जहाज टेक ऑफ हो गया। फिर कुछ देर बाद डैन कूपर ने अपने साथ बैठी हुई एयर होस्टेस को बुलाकर उसके हाथ में एक एनवलप दिया, जिसमें एक लेटर था। एयर होस्टेस जिसका नाम फ्लोरेंस शेफनर था। फ्लोरेंस ने जब वो लेटर पढ़ा तो वो परेशान और बहुत ही ज्यादा डर गई। मिस, आई हैव अ बॉम्ब हियर इन माई ब्रीफकेस एंड आई वांट यू टू सिट बाय मी। मतलब मैम, मेरे पास यहाँ मेरे ब्रीफकेस में एक बॉम्ब है और मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे साथ बैठें। और डैन कूपर की सिर्फ 3 डिमांड्स थी। उसको 5 बजे से पहले $2 लाख कैश, 2 फ्रंट और 2 बैक पैराशूट के पेयर्स और सिएटल एयरपोर्ट में एक रिफ्यूलिंग ट्रक रेडी चाहिए था। अपनी डिमांड्स के आखिर में उसने फ्लोरेंस शेफनर को ये भी कहा, अगर कोई गलती होती है तो मैं ये बॉम्ब ब्लास्ट कर दूंगा। डैन कूपर के अलावा उस जहाज में 35 पैसेंजर और भी मौजूद थे, जिनको जहाज में होने वाले इस वाकये के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। फ्लोरेंस शेफनर डैन कूपर की डिमांड्स लेकर कैबिन में गई और कैप्टन को सारा माजरा सुना दिया। और एक दूसरी एयर होस्टेस जिसका नाम टीना मकलू था, वो एक इंटरकॉम लेकर डैन कूपर के पास आकर बैठ गई। वो पायलट और डैन कूपर के दरमियान मैसेज पहुंचाने का काम कर रही थी। और ये अमेरिका में होने वाला पहला प्लेन हाईजैक था जो रैंसम के लिए किया गया था। इसलिए लोकल अथॉरिटी और FBI ने ये फैसला किया कि हाईजैकर की सारी डिमांड्स मान ली जाएं, क्योंकि वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। और उनको ये भी पता था कि डैन कूपर उनसे ज्यादा दूर तक भागकर नहीं जा सकता। फ्लाइट जिसको 45 मिनट में सिएटल में लैंड होना था, वो अब अगले 1.5 घंटे तक एयरपोर्ट के गिर्द चक्कर लगाती रही। और बाकी 35 पैसेंजर जो इस सारे वाकये से बेखबर थे, फिर उनको ये बताया गया कि कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से प्लेन लैंडिंग में परेशानी हो रही है। इस दौरान सिएटल बैंक से $20 के 1000 नोट इकट्ठे किए गए, जिनके सीरियल नंबर नोट कर लिए गए थे। और एक करीबी स्काई डाइविंग क्लब से 4 पैराशूट के पेयर्स भी मंगवा लिए। 5:45 पे जहाज को लैंड कराया गया। वादे के मुताबिक डैन कूपर को पैसों से भरा बैग और 4 पैराशूट के पेयर्स भी दे दिए गए। साथ ही साथ प्लेन को रिफ्यूल भी करवाया गया। अपनी डिमांड्स पूरी करवाने के बाद डैन कूपर ने 35 पैसेंजर और 2 फ्लाइट क्रू को फ्लाइट से उतरने की परमिशन दे दी, जबकि 2 फ्लाइट क्रू और पायलट्स को जहाज में रहने का ही कहा। उस वक्त रात हो चुकी थी। जहाज एक बार फिर से टेक ऑफ कराया गया
डैन कूपर ने अपने साथ बैठे टीना कूपर के जरिए पायलट्स को कुछ खास इंस्ट्रक्शन भेजी। वो चाहता था कि जहाज के लैंडिंग गियर्स और फ्लैप्स खुले रहें, एल्टीट्यूड 1000 फीट हो, स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर हो और जहाज को सीधा मेक्सिको सिटी लेकर जाया जाए। पायलट ने बाकी तमाम डिमांड्स तो पूरी कर दी, लेकिन जहाज को सीधा मेक्सिको सिटी लेकर जाना फ्यूल की वजह से पॉसिबल नहीं था। फिर पायलट ने डैन कूपर को रिफ्यूलिंग के लिए 2 ऑप्शन दिए, रीनो या फिर फिनिक्स। डैन कूपर रीनो पर राजी हो गया। दूसरी तरफ लोकल और फेडरल अथॉरिटीज भी अपना अपना काम कर रही थी। 2 फाइटर जेट्स को जहाज के पीछे रवाना किया गया, लेकिन इतनी स्लो स्पीड मेंटेन कर पा रहे थे, इस ही वजह से उन्होंने जहाज के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में जहाज रेनो की तरफ जा रहा था। इतने में डैन कूपर ने अपने साथ बैठी हुई टीना कूपर को कैबिन में जाने का कहा, जहां 2 पायलट, 1 फ्लाइट अटेंडेंट मौजूद थी। जब टीना मखलूक कैबिन का दरवाजा बंद करने के लिए पलटी तो उसने आखिरी बार सिर्फ इतना देखा कि डैन कूपर अपनी कमर पर कुछ बांध रहा था। उसके बाद जहाज की सीढ़ियां खुली और डैन कूपर ने वहां से छलांग लगा ली। इसके बाद जो कुछ भी हुआ पिछले 50 सालों से, उसको आज तक डिस्कस किया जा रहा है। 2 घंटे बाद जब जहाज रेनो में लैंड हुआ तो जहाज को अच्छी तरह चेक करा गया, लेकिन जहाज में ना ही डैन कूपर और ना ही कोई बम मिला। ना सिर्फ जहाज में, डैन कूपर का कहीं अता पता नहीं चल सका, ना ही मुर्दा और ना ही जिंदा। आखिर डैन कूपर कौन था? पूरे अमेरिका की आंखों में धोखा देकर कहां चला गया? ये केस वो केस है जिसको आज तक बंद नहीं किया गया। आखिर डैन कूपर कौन था और पूरे अमेरिका की आंखों में धोखा देकर कहां चला गया? ये केस वो केस है जिसको आज तक बंद नहीं किया गया। डैन कूपर को किसी ने जंप लगाते हुए तो देखा नहीं था, लेकिन फ्लाइट के स्टेयर्स खुले रह जाने की वजह से ये बात साफ थी कि उसने सिएटल और रेनो के बीच में ही कहीं ना कहीं छलांग लगाई है। इससे पहले रीनो और सिएटल के बीच में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जाए, FBI को ये जानना ज़रूरी था कि प्लेन से एग्जैक्टली डैन कूपर ने कब जंप मारी थी। ये जानना बहुत ही आसान था क्योंकि जहाज़ ऑटो पायलट पे था, यानी जिस रूट पर जहाज़ फ्लाई कर रहा था वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड था। जहाज का एल्टीट्यूड और स्पीड तो पहले से ही मालूम था। साथ ही साथ ये पता चला कि जहाज के स्टेयर्स 8:10 पर खुला था। इन इंफॉर्मेशन की बेसिस पर डैन कूपर की ड्रॉप लोकेशन का अंदाजा लगाकर एक सर्च एरिया डिफाइन किया गया। ये 45 किलोमीटर का एरिया बहुत ही ज्यादा जंगलात और पहाड़ों से घिरा हुआ था। FBI ने इस जगह का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन फिर भी ना ही कूपर और ना ही किसी बॉम्ब और ना ही किसी पैसों का पता चल पाया। हालांकि उस जगह इतनी सर्दी थी कि लोगों को लगा कि डैन कूपर मर गया है, लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि FBI के दिल और दिमाग में भी ना था। केस सुलझने की जगह और ही ज्यादा उलझ गया था। अमेरिका की हिस्ट्री में पहली बार FBI ने इस केस के लिए पब्लिक की हेल्प लेना शुरू कर दी। डैन कूपर का स्केच और $2 लाख के सीरियल नंबर भी न्यूज़पेपर में पब्लिश किए गए और डैन कूपर के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले के लिए इनाम भी रखा गया। उनका ख्याल ये था कि डैन कूपर जिंदा होगा तो पैसे कहीं ना कहीं जरूर खर्च करेगा, लेकिन अजीब बात ये है उस सीरियल नंबर के नोट कहीं भी नहीं पाए गए, ना ही कहीं देखे गए। मामला और बिगड़ गया। 1980 में ठीक 9 साल बाद कोलंबिया रिवर के करीब एक बीच है जिसको टीना बार कहा जाता है। यहाँ एक बच्चा खेल रहा था, फिर उसको रिवर के किनारे नोटों की 3 गड्डियाँ मिली। ये $20 की गड्डियाँ थीं, जो टोटल $5,800 बनते हैं। तो उस बच्चे के पेरेंट्स नोट्स को लेकर FBI के पास गए। खुशकिस्मती से इन नोटों के सीरियल नंबर उन नोटों से मैच हो गए जो डैन कूपर लेकर गया था।
उस वाकये के बाद ये केस में पहली प्रोग्रेस थी जिसने केस को और उलझा दिया, क्योंकि ये पैसे ड्रॉप लोकेशन से करीब 27 किलोमीटर दूर पाए गए थे। पहले समझा गया कि ड्रॉप जोन में डैन कूपर से पैसे गिर गए होंगे, फिर ड्रॉप जोन वाली लुइस रिवर से बहते हुए कोलंबिया रिवर तक पहुंच गए होंगे। लेकिन बाद में ये नोटिस करा गया कि जो कोलंबिया रिवर है वो तो अपोजिट साइड पर फ्लो करती है, तो ये लुइस रिवर से कोलंबिया रिवर तक बिल्कुल भी नहीं बहकर आ सकते। अब एविडेंस के तौर पर FBI के पास डैन कूपर की टाई $5,800 और उसके स्केच के अलावा सिर्फ ये टिकट थी जिसमें उसने खुद अपना नाम लिखा था। ये टाई जिस पर पिन लगी हुई है लेफ्ट साइड पर, इससे ये मालूम होता है कि डैन कूपर लेफ्ट हैंडेड था। और फिर किसी न्यूज़पेपर में टाइपिंग की प्रॉब्लम से डैन कूपर का नाम बदलकर DB कूपर हो गया। आज भी ये केस खुला हुआ है। FBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर केस की तमाम डेट्स मौजूद हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।